डायबिटीज़ के मरीज कुछ लक्षणों से अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसा देखा गया है कि 50% डायबिटीज़ के मरीजों को काफ़ी बारी कोई लक्षण नहीं होते हैं। फास्टिंग, जिसको खाली पेट का शुगर बोलते हैं, वो रहना चाहिए 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। जी जी। और खाना खाने के 2 घंटे बाद उनका शुगर लेवल रहना चाहिए 140 से कम। जो आज की तनावपूर्ण जीवन शैली है, तनाव रहता है, नींद नहीं आती, जंक फूड जो उसका खाना है, तो ये जो हार्मोनल असंतुलन हो रहा है, ये एक बड़ी वजह है इसके पीछे, और है तो क्यों? डायबिटीज़ की अगर हम देखें तो आज की डेट में भारत में लगभग 100 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। अभी कुछ ही टाइम में इनहेल्ड इंसुलिन भी आने वाला है। अच्छा। हाँ जी, तो कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन सुई के जगह वो इनहेल्ड फॉर्म में भी ले सकते जैसे हैं। दमा के पेशेंट हाँ को, जी, सांस के पेशेंट हाँ को जी, देते हैं। हाँ जी। और डायबिटीज़ का एक पैटर्न है कि जिनको पारिवारिक तौर पे होती है, उनकी हर नई अगली जनरेशन में होने की एज कम हो जाती है। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है पीसीओएस, जी जी। जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पीरियड्स का इरेगुलर होना, जी फेस पे कई बारी हेयर ग्रोथ होना, आगे कंसीव होने में डिफिकल्टी होना, तो ये एक हार्मोन की असंतुलन की वजह से बीमारी होती है। तो पीसीओएस बीमारी में जो मेन लक्षण आते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, फेस पे हेयर ग्रोथ होने लगती है जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं, जी जी। और आगे जाके काफ़ी महिलाओं में कंसीव होने की भी दिक्कत आ सकती है। डायबिटीज़ में स्टेम सेल थेरेपी पे रिसर्च चल रही है, जी जी। जिससे हम पैंक्रियास के सेल्स को रीजनरेट कर पाएँ। गुड़, शहद, चीनी, शक्कर, जो देसी खांड है, तो ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में ही आती हैं। तो आइडियली डायबिटिक मरीजों को इन सब को अवॉइड करना चाहिए। जो शुगर के पेशेंट है, कोई कहता है कि एक चपाती खाओ फिर रुक जाओ, फिर दूसरी चपाती खाओ रुक जाओ, इस तरह आप भोजन कीजिए। कोई कहता है जल्दी जल्दी भोजन कीजिए, कोई कहता है कि नहीं नहीं वो पुरानी धारणा थी। परफेक्ट क्या धारणा बनानी चाहिए, हमें भोजन किस तरह और कब कब करना चाहिए अगर हम शुगर के मरीज हैं तो? शुगर के पेशेंट के लिए व्रत कितना नुकसानदेह है, कितना फायदेमंद है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि समझ लें कि सेहत के लिए व्रत जो है शुगर के मरीजों के लिए कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदेह? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अपने मन से, अपनी इच्छा शक्ति से उसको जीत सकते हैं। तो सही डाइट के लिए गेहूं की जो चपाती है वो शुगर के मरीजों को अवॉइड करनी चाहिए, खा लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? परफेक्ट डाइट क्या है? जिसको हम कहते हैं कम वसा वाला दूध या टोन्ड मिल्क। तो दूध ले सकते हैं, सोते टाइम दूध का ग्लास लेने में कोई नुकसान नहीं है, जिससे रात भर एक एनर्जी सोर्स बॉडी में रहेगा। तो अगर एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो अगली जनरेशन में 30 से 40% डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। तो शुगर का जो पेशेंट है उसको सुबह कितनी जल्दी कर लेना चाहिए नाश्ता? देर से करते हैं कुछ लोग, 10 बजे करते हैं, कुछ लोग 7 बजे कर लेते हैं। परफेक्ट टाइम क्या है? उठने के बाद कब नाश्ता कर लेना चाहिए? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने खास मेहमान को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रुजुल जैन हमारे साथ हैं। डॉक्टर रुजुल जैन से आज अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इनका परिचय देते हैं। डॉक्टर रुजुल जैन अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। फिलहाल रेवाड़ी सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एंडोक्रिनोलॉजी और शुगर के जो विशेषज्ञ के रूप में इनकी अपनी एक खास पहचान है। बड़े अस्पतालों में काम किया है, एम्स में काम किया है, रामन और लोहिया अस्पताल में काम किया है। हम इनका ज़्यादा विस्तार से परिचय देंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन थोड़ा परिवार के बारे में बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। डॉक्टर रुजुल जैन डॉक्टर राजीव जैन के बेटे हैं। डॉक्टर राजीव जैन का रेवाड़ी में राय बहादुर उमराव सिंह जैन हॉस्पिटल है, सर्राफा बाजार में हॉस्पिटल है। इनकी माँ डॉक्टर सुब्रा जैन एमडी रेडियो डायग्नोसिस हैं और इनकी पत्नी डॉक्टर नंदिनी जैन एमएस गायनी है और फिलहाल बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में सेवारत हैं। शुगर के मरीजों को इनकी एक एक बात जरूर सुननी चाहिए। इन्होंने एमबीबीएस अपनी की वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली से। इसके बाद इनकी एमडी हुई जनरल मेडिसिन में
उसी हॉस्पिटल से, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। इसके बाद डीएम एंडोक्रिनोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। और इसके बाद स्पेशलिटी सर्टिफिकेट इन एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज MRCP यूके से हुआ। और लंबा इनके पास अनुभव है, एम्स नई दिल्ली में काम किया सीनियर रेजिडेंट के तौर पर, और एंडोक्रिनोलॉजी के डिपार्टमेंट में RML में काम किया इन्होंने। लंबी सूची है, पूरा पढ़ेंगे तो ये ग्रंथ जो है, जितना लंबा इंटरव्यू करेंगे उतना ही इनकी उपलब्धियों को लेकर के हम बता सकते हैं। बहुत सारे सम्मान इनको अपने अपने समय समय पर अलग अलग संस्थाओं की ओर से सम्मानित हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है। आज हमारे पास आए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आज हम आपका काफ़ी समय लेंगे क्योंकि जो डायबिटीज़ है, एक तो जो आपका फील्ड है एंडोक्रिनोलॉजी, उसको लेकर के, डायबिटीज़ को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाह रहे हैं, जो आपका जो विषय है उसके बारे में, उससे संबंधित हमने काफ़ी लंबी सवालों की सूची तैयार की है। आमतौर पर हम सवाल तैयार नहीं करते, लेकिन आपके विषय ऐसा था तो जनरल पब्लिक की समझ में आ जाए। हम चाह रहे थे कि सारी चीज़ें आपसे हम बात करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंडोक्रिन सिस्टम क्या है, हार्मोनल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं क्या है, और हम संक्षिप्त में ये जानेंगे कि एंडोक्रिनोलॉजी है क्या। लेकिन हमारे लिए आज एंडोक्रिन सिस्टम से जुड़ा सबसे अहम विषय रहेगा शुगर। हिंदी में मधुमेह, टाइप 1 की भी बात करेंगे, टाइप 2 की भी बात करेंगे, सब पर बात करेंगे। शुगर को लेकर जो मिथ चल रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर रुजुल जैन का नाम शुगर की बीमारी के विशेषज्ञ के रूप में बड़ी पहचान रखता है। उम्मीद है हमारे दर्शकों के लिए उनकी दी गई जानकारी काफ़ी काम की रहेगी। डॉक्टर रुजुल, आपका स्वागत तो हमने किया है, और स्वागत के साथ साथ सीधे सीधे ये बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, किसे शुगर है किसे नहीं है, इसकी जानकारी बिना आपके पास जाए भी कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? क्या उसका सरल उपाय है? क्या बिना जांच के भी थोड़ा बहुत अनुमान लगाना संभव है? जरूरी। डायबिटीज़ के मरीज कुछ लक्षणों से अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसा देखा गया कि 50% डायबिटीज़ के मरीजों को काफ़ी बारी कोई लक्षण नहीं होती हैं। तो इसलिए काफ़ी डायबिटीज़ के मरीज अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं। बट जो अमूमन तो वो डायबिटिक होते हैं लेकिन जानकारी नहीं पता नहीं चल पाता कि डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है। बट अमूमन तौर पे जो लक्षण आते हैं, बार बारी पेशाब आना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना बट वज़न कम होना, थकान रहना, पैरों में कई बारी सुन्नपन रहना, तो ये कॉमन लक्षण है जिनसे आम लोग डायबिटीज़ होने का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह के लक्षण हो तो आपके पास चले जाएं, चले जाना चाहिए डॉक्टरों के पास। अच्छा, दूसरा ये है कि रेगुलर जांच करें या घर पर भी कोई उपाय है शुगर के मरीजों के लिए? शुगर के मरीजों के लिए एक तो जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, वो अपना शुगर का लेवल घर पे जांच करके मॉनिटर कर सकते हैं। और एक जांच होती है जिसको बोलते हैं HbA1c, जिससे पिछले 3 महीनों का एवरेज शुगर जांच तो अच्छी पहचान के लिए HbA1c 3 महीनों में कराना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग जितनी फ्रीक्वेंटली वो एडवाइस करते हैं वो अपना घर पे ग्लूकोमीटर से चेक करें शुगर। जी जी। डॉक्टर रुजुल, शुगर का मानक क्या है, कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ आदमी जिसको हम कहेंगे भाई इसको शुगर नहीं है, नॉन डायबिटिक है, उसको क्या कहेंगे, क्या पैमाना है, शुगर का क्या लेवल है, वो थोड़ा सा आप सरल शब्दों में समझा दीजिए। तो जो नॉर्मल इंसान है जिन्हें बीमारी नहीं है, उनका शुगर लेवल फास्टिंग, जिसको खाली पेट का शुगर बोलते हैं, वो रहना चाहिए 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। जी जी। और खाना खाने के 2 घंटे बाद उनका शुगर लेवल रहना चाहिए 140 से कम। तो अगर किसी की शुगर लेवल इस रेंज में है तो वो नॉन डायबिटिक कैटेगरी में आती है। अच्छा, खाना खाते ही एकदम शुगर जंप जाता है? खाना खाने के बाद मैक्सिमम स्पाइक 1 घंटे पे होती है। जैसे 1.5-2 घंटे बाद जांच होती है, वो क्यों होती है? खाना खाते ही क्यों नहीं होते? क्योंकि जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो 2 घंटे के बाद की है। अच्छा। मैक्सिमम शुगर स्पाइक खाने के 1 घंटे के बाद होती है, बट जितनी स्टडीज हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो खाना खाने के 2 घंटे बाद वाले शुगर लेवल पे, तो वो करना चाहिए। वो करना चाहिए। ठीक है। एक नया सवाल हमारे दिमाग में आया था, कई डॉक्टर जो हमारे पास आए वो बताते रहे, जो आज की तनावपूर्ण जीवन शैली है, तनाव रहता है, नींद नहीं आती, जंक फूड जो उसका खाना है, तो ये जो हार्मोनल असंतुलन हो रहा है, ये एक बड़ी वजह है इसके पीछे, और है तो क्यों?
डायबिटीज देखिए है एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही। जी तो जो बदलती जीवन शैली है जिसमें फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ रही है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, नींद 7-8 घंटे की नहीं हो पा रही, तो इन सब चीज़ों से बॉडी में कुछ ऐसे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बढ़ती हैं जो शुगर के लेवल को बढ़ा देती हैं। उनमें कॉर्टिसोल हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो इन सब वजहों से डायबिटीज़ का जो प्रेवलेंस है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। एक थोड़ा सा टाइप 1 और टाइप 2 ये होता है, या एक नया शब्द जो है, नया नहीं है तो पुराना, एक प्री डायबिटिक, वो क्या है? उन तीनों के बारे में, प्री डायबिटिक, टाइप 1, टाइप 2। तो प्री डायबिटीज बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेज है नॉर्मल शुगर लेवल और डायबिटीज के बीच में। तो प्री डायबिटीज में शुगर लेवल ना नॉर्मल रेंज में होता है ना डायबिटिक रेंज में होता है, वो बीच की रेंज में होता है, जिससे पेशेंट को एक वार्निंग सिग्नल मिलता है कि उनको अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने चाहिए जिससे वो आगे जाके डायबिटीज में परिवर्तन ना करे, संभल जाए। क्योंकि डायबिटीज की अगर हम देखें तो आज की डेट में भारत में लगभग 100 मिलियन लोगों को डायबिटीज है। तो पूरी कैपिटल होगी। हाँ जी। एडल्ट्स में लगभग 10% ऑफ पॉपुलेशन को इंडिया में डायबिटीज है, मतलब हर 10 आदमियों में से एक आदमी को डायबिटीज है। यंग एज में। हाँ जी, ओवरऑल एडल्ट पॉपुलेशन में। तो प्री डायबिटीज एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम अगर एक्शन लें, पेशेंट अपना एग्रेसिव लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करे तो वो डायबिटिक होने से बच सकता है। तो जो आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो, वो लाइफस्टाइल कैसा हो? क्या मतलब लाइफस्टाइल उसका हो जिससे शुगर से बचा जा सके? लाइफस्टाइल में देखिए खाने पीने का जो रोल आता है उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर वाली ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनसे हमें बचना चाहिए। जो पॉपुलर चीजें हैं जैसे रस लेते हैं चाय के साथ, ब्रेड लेते हैं, वो क्या कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे वाइट ब्रेड जो एक घरों में कॉमनली खाई जाती है तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ों का यूज़ कम करना चाहिए जो पेशेंट्स ऑलरेडी प्री डायबिटिक रेंज में आ चुके हैं। जी जी। और उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स कम लेने चाहिए। जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, मैंगो शेक्स वो अवॉइड करने चाहिए, और रेगुलर आधा घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करें। जो सबसे सिंपल और बेस्ट एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग। अगर हम आधा घंटा हफ्ते के एटलीस्ट 150 मिनट भी अगर ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो वो ही एक चीज है जो बॉडी में इंसुलिन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। तो उन सब चीजों से वो चलें, दौड़ें, भागें, मतलब आधा घंटा आपको देना ही देना है। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी एक्टिविटी पसंद है जब टाइम है वो जरूर करें, वो आधा घंटा जरूर करें। तो आपने जो इंडेक्स बता रहे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो फलों को लेकर के भी धारणा है कि इसका ज्यादा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका कम है, तो उसमें क्या एडवाइस करेंगे? फलों में क्या ले लेना चाहिए? तो फ्रूट्स में बेसिकली शुगर होता है, बट सारे फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टर्म है जिससे पता चलता है कि शुगर लेवल कितनी रैपिडली उस चीज को खाने से बढ़ेगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे फ्रूट्स हैं उनमें एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, प्लम, पियर, पीचेस, कीवी, एवोकाडो, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम होता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो इनके सेवन करने से ब्लड शुगर का लेवल तुरंत नहीं बढ़ेगा। जो फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए उनमें मैंगो, बनाना, अंगूर, लीची, चीकू, पाइनएप्पल, इन फ्रूट्स का सेवन कम करना चाहिए, उससे पता लगेगा। हाँ जी। जैसे आप पूछ रहे थे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, तो डायबिटीज टाइप 1 का मतलब होता है कि पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना ऑलमोस्ट कम कर दिया है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से जो डायबिटीज होता है वो होता है टाइप 1। तो टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है जो पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून बीमारी है। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, बट इंसुलिन की काम करने की क्षमता बॉडी के सेल्स में कम हो गई है,
जी जी। तो उसका जनरली स्टार्टिंग में दवाइयों से हो जाता है। कुछ पेशेंट्स का जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इंसुलिन देनी पड़ती तो इंसुलिन लेनी। है। इंसुलिन देनी पड़ती है। कोई नए रिसर्च इस विषय में इनोवेशन कुछ हुआ हो डायबिटीज को लेकर के, लेटेस्ट जो परंपरा चली आ रही हो उसको तोड़ने वाली बातें आ रही हो, या कोई गुड न्यूज आ रही हो, नए रिसर्च कोई आ रहे हो? देखिए, अभी तक जो कॉमन धारणा है उसमें हम ये सोचते हैं कि डायबिटीज जो बीमारी है वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग बीमारी है। बट पिछले कुछ सालों में जो एक नया कॉन्सेप्ट आया, डायबिटीज रेमिशन, जी जी। जिसको हम भाषा में लूजली समझते हैं डायबिटीज रिवर्सल। तो एग्जैक्ट उसका जो टर्म है डायबिटीज रेमिशन। तो जिन पेशेंट्स में यंग एज में डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज की ड्यूरेशन जस्ट 2 से 3 साल से कम है, उनमें मोटापा है, तो अगर वो अपना वेट कम करते हैं, स्टार्टिंग के सालों में एग्रेसिव लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, अपना डायबिटीज को काफ़ी अच्छे लेवल पे कंट्रोल रखते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज को रेमिशन के स्टेज में लेके जाया जा सकता है। मतलब कुछ पेशेंट्स अपने शुगर लेवल को बिना दवाइयों के नॉर्मल रेंज में मेंटेन कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये एक होप है कि जरूरी नहीं है कि हर डायबिटिक को वो बीमारी लाइफ लॉन्ग के लिए हो गई है। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो अपने डायबिटीज को रेमिशन वाले स्टेज में ले जाते हैं, ले जा सकते। जरूरी है बस अपना लाइफस्टाइल हाँ जो जी। थोड़ा सा ठीक थोड़ा रखें। सा अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना जरूरी है। एक डॉक्टर रुजुल, इंसुलिन पंप को लेकर के एक सीजीएम जैसे डिवाइसेस का जिक्र भी जो है कई बार आता है, हम सुनते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज के जो मरीजों को इनसे किस तरह और कितनी राहत मिल पाती? टाइप 1 डायबिटिक मरीजों को अमूमन तौर पे डेली के 4 इंसुलिन के इंजेक्शन 90% पेशेंट्स को लेने पड़ते हैं। तो उनमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है। CGMS जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस, व्याख्या भी आप थोड़ी हाँ जी, समझाते रहे। हाँ जी। और उनको इंसुलिन लगाने के साथ साथ बार बार ये अपने शुगर लेवल को भी चेक करना पड़ता है। तो उसमें 2 चीजें हैं, CGMS जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। जी जी। तो वो एक चिप लग जाती है जो हर 5 मिनट में हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रिकॉर्ड करती रहती है। तो उनसे टाइप 1 वाले पेशेंट्स को बार बार ही प्रिक करने के लिए, शुगर लेवल चेक करने के लिए उनको आसानी हो जाती है, काफ़ी एक्यूरेट है। उससे हम अपने शुगर लेवल के ट्रेंड को जान सकते हैं, प्लस हमें पता होता है क्या चल रहा है बॉडी में। प्लस उसको पेशेंट्स एज सेल्फ एजुकेशन टूल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे पेशेंट्स यह खुद जान सकते हैं कि आज उन्होंने ये खाया तो उनका शुगर लेवल इतना बढ़ा। उससे वो अपने खाने पीने में परिवर्तन कर सकते हैं, एक्सरसाइज से वो खुद देख सकते हैं कि उनको कितना बेनिफिट मिला। तो इन सब चीज़ों से CGMS उन्हें फ़ायदा दे सकता है। जी जी। दूसरा जो टर्म है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन, जिसको आम भाषा में कहते हैं इंसुलिन पंप। तो वो बेसिकली एक डिवाइस लग जाता है जिससे कॉन्टिन्यूसली हमारे शरीर में इंसुलिन जाता रहता है ट्यूबिंग्स के द्वारा। तो उससे पेशेंट को बार बार ही इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है। प्लस उसमें भी कई एडवांसमेंट हैं, अलार्म सिग्नल है जिससे जैसे ही शुगर लेवल कम होने लगता है तो इंसुलिन की सप्लाई वो पंप अपने आप रोक देता है। कितना खाना खा रहा है हम उसमें फीड कर सकते हैं जिससे बोलस डोज डिसाइड हो सकता है। मतलब मेडिकल साइंस कर तो बहुत कुछ एडवांसमेंट आ रही है। जी जी। अभी कुछ ही टाइम में इनहेल्ड इंसुलिन भी आने वाला है। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन सुई के जगह वो इनहेल्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे दमा के पेशेंट को, सांस के पेशेंट को देते हैं। हाँ जी। ये तो अच्छा हो जाएगा। बाकी तो कई नॉन है जो कई लंबे समय तक इसमें चलते रहते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप एक बता रहे थे वो मैं जो, तो प्री डायबिटिक का मतलब चांस है रिवर्स कर सकते हैं खुद को? प्री डायबिटिक डेफिनेटली अपने शुगर लेवल को नॉर्मल लेके जा सकते हैं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है जो, ठीक है। अब देसी दवाओं की बात करेंगे। देसी दवाओं को लेकर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है। सारा दिन कोई करेला खिलाता है, कोई दूसरा दवा का दावा करता है, कोई 100% शुगर ठीक होने का दावा करता है। तो उस बारे में जो ये जो चलता रहता है, मरीजों को सावधान करेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या ज्ञान देंगे हमारे दर्शकों को आप?
देखिए, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको खाने से हम कह सकें कि शुगर लेवल कम हो जाता है। और जो दावा है कि भाई शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा, तो लिख के देते हैं करेला हाँ जी, खाओ, मेथी हाँ खाओ, पता नहीं रहता। हाँ नॉन जी, साइंटिफिक बातें भी हो हाँ जाती जी, है और कई बार साइंटिफिक भी। हाँ जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो पता ही नहीं लगता, सोशल मीडिया पे पता नहीं हाँ कितनी जी, पोस्ट आती रहती हाँ है। जी। तो बेसिकली डायबिटीज रेमिशन जैसे मैंने बताया पॉसिबल है। तो उसके लिए केस टू केस डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कितनी है। तो जरूरी नहीं है कि सबके शुगर को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि ये बीमारी हुई कैसे है, ये बीमारी इसलिए हुई है कि जो इंसुलिन के काम करने वाले रिसेप्टर्स हैं जी जी। वो बॉडी के हर सेल्स पे काम नहीं कर पा रही हैं। तो अगर हम समझें तो हम बॉडी के जो सेल्स हैं, सेलुलर मशीनरी है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जी तो इसलिए डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं करा जा सकता, बट कुछ हद तक कुछ मरीज अपनी दवाइयों को बंद जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर रुजुल, एक जिज्ञासा मेरी थी कि महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, युवाओं में एक तुलनात्मक हम अध्ययन करना चाहें, आपसे जानकारी लेना चाहें। बच्चों में ज़्यादा हो रही है, युवाओं में ज़्यादा हो रही है, पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में ज़्यादा, क्या एवरेज चल रहा है? ओवरऑल प्रेवलेंस देखें तो इंडिया में लगभग 10% के करीब है। और आजकल एक नया टर्म आया, यंग ऑनसेट डायबिटीज। अच्छा। जैसे आज से 2 से 3 दशक पहले जनरली डायबिटीज एक 50-60s की एज की बीमारी थी, बट आजकल डायबिटीज 40 ईयर से कम एज ग्रुप में भी उतनी ही कॉमन है। और डायबिटीज का एक पैटर्न है कि जिनको पारिवारिक तौर पे होती है उनकी हर नई अगली जनरेशन में होने की एज कम हो जाती है। अगर किसी के पेरेंट्स को 50s में हुई है तो चांस है कि उनके बच्चों को हो सकता है 20s या 30s में ही हो रहे बड़ी हैं। चिंता की बात बता हाँ रहे जी। हैं आप तो। तो इसलिए अब डायबिटीज युवाओं में भी उतनी कॉमन है जितनी एडल्ट्स में है। तो मतलब ये है हाँ कि जी, शिफ्ट हो रहा है। वंशानुगत, हाँ जी, हिंदी का तो वंशानुगत हाँ है, जी, हाँ जी। उसमें जो चलता रहता है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम हार्मोन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। कितनी अभी तक की जो प्रोग्रेस है, हार्मोनल असंतुलन के कारण क्या है, वो भी आप साथ साथ बता दें। डायबिटीज में ये डायबिटीज या जो भी कुछ है जिसमें भी। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली एक पूरी हॉर्मोन्स की एक सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है। तो इसमें हम देखें तो हॉर्मोन्स की सारी बीमारी आती हैं। मोस्ट कॉमन जैसे डायबिटीज है, उसी की ही काउंटर पार्ट बीमारी जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, पीसीओएस, जी जी। जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पीरियड्स का इरेगुलर होना, फेस पे कई बारी हेयर ग्रोथ होना, आगे कंसीव होने में डिफिकल्टी होना। तो ये एक हार्मोन की संतुलन की वजह से बीमारी होती है। ऐसी हमारे किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो उनमें भी अगर कोई हार्मोन की गड़बड़ी हो, मेन जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जी जी। तो वो हार्मोन की कमी से भी बीमारी होती है, और वो हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से भी बीमारी होती है। ऐसे ही दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड अगर वो हार्मोन ज़्यादा बनाने लगे या उसकी हार्मोन की कमी हो। पैराथायरॉयड ग्लैंड काफ़ी कॉमन बीमारी है। थायराइड के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं जो बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करती हैं। तो कई बारी काफ़ी मरीजों को बार बारी पथरी बनती है, और उनका एक कारण, हिडन कारण होता है कि उनके शरीर में पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो रही है, कैल्शियम का लेवल जिससे बढ़ रहा है। तो आपका तो सब्जेक्ट बहुत जो गहराई में जाकर के देखें तो बहुत ज़्यादा जो बीमारियां इससे हार्मोनल जो असंतुलन है उसके कारण पैदा हो रही है। तो एक थायराइड का विषय जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, थायराइड का विषय आपसे जुड़ा है। आपसे हम इस बारे में जरूरी जानकारी ये लेना चाहते हैं कि इसके पीछे भी जो क्या इसके लक्षण हैं, फिर आपसे कारण जानेंगे और फिर उनका उपचार क्या है, बचाव का तरीका जो। तो थायराइड की कॉमनली 2 बीमारी होती है। हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हम कहते हैं कि थायराइड हार्मोन की शरीर में कमी हो गई है। तो इसके कॉमन लक्षण होती हैं कि भूख कम लगती है, बट पेशेंट्स का वजन बढ़ने लगता है, उनके शरीर में भारीपन महसूस करते हैं, कईयों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या आने लगती है, चमड़ी ड्राई रहने लगती है, मांसपेशियों में दर्द रहना, बाल ज़्यादा झड़ने,
महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होना, थोड़ी सी एडवांस स्टेजेस में कई बार याददाश्त भी कम होने लगती है। तो ये सारे, ठंड बर्दाश्त ना होना, तो ये सारे कॉमन लक्षण है हाइपोथायराइडिज्म के। हाइपरथायराइडिज्म जो इसकी ऑपोजिट बीमारी है, जिसमें थायराइड हार्मोन के लेवल बढ़ने लगते हैं, तो उसमें बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लगती है बट वजन गिरने लगता है, चलने में उनको लगता है धड़कन बढ़ रही है, हाथों में कंपन होने लगती है, गर्मी बर्दाश्त ना होना, चिड़चिड़ाहट रहना, बार बारी खाना खाने के बाद लेटिन होना, ये सारे कॉमन लक्षण हाइपरथायराइडिज्म के। वो लक्षण होते हैं। हाँ जी। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ये जनरली ऑटो इम्यून बीमारी होती है, मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करती हैं। इसका उपाय भी है ऑटो इम्यून डिजीज का? ऑटो इम्यून डिजीजेस का उपाय जड़ से इसलिए नहीं है क्योंकि ये बॉडी की जीन्स रिलेटेड बीमारी है, जी। तो बॉडी की जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, तो जो एंटीबॉडीज बन गई हैं म्यूटेशन की वजह से वो जनरली बनी रहेंगी। तो इनका उपाय हाइपोथायराइडिज्म का मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें एक सिंपल उपाय है कि जो थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है तो हम बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन की दवाई दें और उसकी दवाई की डोज को लेवल के अकॉर्डिंग सेट करें। हाइपरथायराइडिज्म में हम एंटी थायराइड दवाइयाँ थायराइड लेवल को कम करने की, उसमें सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन आयोडीन एब्लेशन है। कुछ मरीज हैं जिनमें दवाइयों से असर नहीं आता, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन से थायराइड ग्लैंड को गलाया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन कई मरीजों में सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ता है। इस लेवल तक जाता है? हाँ जी। तो थायराइड की जो समस्या है वो पुरुषों और महिलाओं की तुलना में जब हम देखते हैं तो ज्यादा महिलाओं में कि पुरुषों में? महिलाओं में ज्यादा। जी। ऑटो इम्यूनिटी इन जनरल महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है, तो थायराइड की जो बीमारी है वो 8 से 10 गुना महिलाओं में ज्यादा मिलेंगी। डॉक्टर जैन, एक जो हम आपके जो डिपार्टमेंट की जो बात करते हैं विभाग एंडोक्रोनोलॉजी की, तो उसमें एक जो अभी आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे PCOS, तो सरल भाषा में जो हमारे दर्शक समझ लें, आपकी बात आसानी तक उन तक पहुंचे आसान शब्दों में, वो बताएं ये क्या जो PCOS है क्या, और इसका क्योंकि काफी प्रचलित है, मैं देख रहा था जो। जी। तो PCOS बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हार्मोन के असंतुलन की वजह से होने वाली बीमारी है, जो जैसे आपने चेहरे पे बालों के आना की बताया जो। तो इसमें बेसिकली इंसुलिन के लेवल की गड़बड़ी की वजह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हार्मोन एक्सिस है वो पूरी गड़बड़ होने लगती है। तो ये भी एक तरह की डायबिटीज जैसी ही बीमारी है। दोनों बीमारी के जो होने के कारण है वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। जी। तो PCOS बीमारी में जो मेन लक्षण आते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, फेस पे हेयर ग्रोथ होने लगती है जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं, जी। और आगे जाके काफ़ी महिलाओं में कंसीव होने की भी दिक्कत आ सकती है। और PCOS आगे जाके खुद से डायबिटीज होने की बीमारी का रिस्क बढ़ाता है, और जो मेटाबॉलिक बीमारी हैं उन सब होने का भी रिस्क PCOS महिलाओं में ज़्यादा होता है। एक हम बात करें, जब पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत की तुलना में अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, दिल्ली NCR की, क्योंकि आपने तो दिल्ली NCR को ही देखा है, मेरे ख्याल से मेदांता में भी रहे, एम्स में भी रहे, तो आप कई जगह रहे हो, और रेवाड़ी को भी देखा है। तो जब हम देखते हैं तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो है ना, वो कौन कौन से इस क्षेत्र में ज्यादा हम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सबसे कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो डायबिटीज मेलाइटस ही है। सेकंड कॉमन थायराइड रिलेटेड बीमारियां हैं। थर्ड कॉमन मैं कहूँगा PCOS भी काफ़ी कॉमन बीमारी है, बल्कि उसकी प्रेवलेंस डायबिटीज से भी ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में। चौथी जो कॉमन बीमारी है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, वो हड्डियों का कमज़ोर होना, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कैल्शियम के लेवल बढ़ने की वजह से हड्डी कमजोर होती है। हाँ जी। पैराथायरॉयड रिलेटेड बीमारी। तो ये 4-5 काफ़ी कॉमन एंडोक्राइन बीमारियां हैं जो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। एंडोक्राइन में कोई जीन थेरेपी भी कोई होती है इस तरह का, अभी कोई प्रचलन में है?
डायबिटीज में स्टेम सेल थेरेपी पे रिसर्च चल रही है, जी जिससे हम पैंक्रियास के सेल्स को रीजनरेट कर पाए, या आइलेट सेल ट्रांसप्लांट जो पैंक्रियास बनाने वाले सेल्स बातें आती है आर्टिफिशियल पेंक्रियाज की जो। आर्टिफिशियल पैंक्रियास बेसिकली इंसुलिन पंप को ही बोलते हैं। जी जी जो इंसुलिन पंप जिनमें दोनों हार्मोन्स का जो होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, तो उन दोनों की जो डिलीवरी को रेगुलेट करने वाला इंसुलिन पंप होता है, उसको लूज भाषा में आर्टिफिशियल पैंक्रियास बोलते हैं। जी जी। एक डॉक्टर साहब आपसे हमारा सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा कई बार सुनते हैं कि गुड़ की चाय पी लीजिए, चीनी की चाय ज़्यादा नुकसान करेगी, ये क्या है? देखिए, वो सारी गुड़, शहद, चीनी, शक्कर, जो देसी खांड है, तो ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में ही आती हैं। तो आइडियली डायबिटिक मरीजों को इन सब को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम चीनी यूज नहीं कर रहे तो गुड़ की चाय ले लें, बहाना है वो तो जो है। हाँ जी, क्योंकि उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग सेम ही है। ज़्यादा चीनी और गुड़ में कोई फर्क नहीं है जो नहीं है उसको लेकर के। हाँ जी। अच्छा, लाइफस्टाइल में जैसे हम एक्सरसाइज की बात करें, उस एक्सरसाइज में सुबह और शाम दोनों समय जो लोग जाते हैं सैर के लिए, तो दिन में जो आप 30 मिनट्स की जो कह रहे हैं, वो कौन सा समय उचित है जो है? उसमें जो पेशेंट को कन्वीनियंट टाइम है वो उस टाइम कर सकते हैं। मॉर्निंग में करना बेटर है, बल्कि रिसेंट कुछ स्टडीज में देखा गया है कि नाइट में अगर हम खाने के बाद वॉकिंग करेंगे तो वो और भी बेहतर है, क्योंकि नाइट में जनरली इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा कम होती है। खाने के बाद घूम लेना चाहिए। हाँ जी। तो जो रात के समय है, जो हम खाना खाएंगे, तो उस पे इंसुलिन का प्रभाव सबसे कम होता है। तो अगर उस टाइम हम वॉकिंग करेंगे तो उससे और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाँ जी। तो आप एक विशेषज्ञ के रूप में शुगर के मरीजों के लिए, थायराइड के मरीजों के लिए खास संदेश आपका क्या है? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ एक जीवन शैली की बीमारी है। जिसको भी डायबिटीज़ होता है उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। जस्ट ये एक मौका है कि हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लें। जो पेशेंट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन अपनी जीवन शैली में लेके आ जाते हैं, तो उनको कभी भी डायबिटीज़ से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी हमें ये रहता है कि डायबिटीज़ हो गई तो अब हमारे खाने पीने में काफ़ी चीज़ें हमें कभी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, जो डाइट सब ले रही हैं वही डाइट डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा उन्हें संतुलन बनाना है। तो बेसिकली सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन से हम डायबिटीज़ पे आसानी से जीत सकते हैं। एक सवाल, जिनको शुगर है, जो डायबिटिक है, उनके लिए घी की खाने की जो क्या है, घी जो देसी घी की बात होती है, जो मक्खन घी, तो घी में अगर हम देखें ऑयल, तो ये है कि डेली हम 3 से 4 चम्मच का ऑयल कंजम्पशन हर डायबिटिक पेशेंट कर सकता है। उसमें अलग अलग तरह के ऑयल होते हैं, कुकिंग ऑयल, सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। तो जो ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, इस तरह के ऑयल जनरली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि वो हार्ट के लिए भी ज़्यादा सेफ है। बट 1 से 1.5 लीटर महीने का हम ऑयल कंजम्पशन कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, एक खाने को लेकर के है, जो शुगर के पेशेंट है, कोई कहता है कि एक चपाती खाओ फिर रुक जाओ, फिर दूसरी चपाती खाओ रुक जाओ, इस तरह आप भोजन कीजिए। कोई कहता है जल्दी जल्दी भोजन कीजिए, कोई कहता है कि नहीं नहीं वो पुरानी धारणा थी। परफेक्ट क्या धारणा बनानी चाहिए, हमें भोजन किस तरह और कब कब करना चाहिए अगर हम शुगर के मरीज हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो जो हम कहते हैं कि कोई भी डाइट हर पेशेंट के लिए फिट नहीं हो सकती। देयर इज नो डाइट विच कैन फिट फॉर ऑल द पेशेंट्स, बट जनरली हर सबके लिए अलग अलग पैरामीटर के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट, क्योंकि सबका खाने पीने का एक सिस्टम अलग होता है, तो उसमें उतने ड्रास्टिक चेंजेस कई बारी करने डिफिकल्ट होते हैं। बट जनरली हम 3 बारी प्रॉपर खाना खाएं और बीच में 2 या 3 बारी अल्पाहार, जिसको हम स्नैक्स बोलते हैं, वो
मिड मॉर्निंग स्नैक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और इवनिंग स्नैक ये हम ले जी, सकते जी। हैं। तो शुगर का जो पेशेंट है उसको सुबह कितनी जल्दी कर लेना चाहिए नाश्ता? देर से करते हैं कुछ हाँ लोग, जी, 10 बजे करते हाँ हैं, जी। कुछ लोग 7 बजे कर लेते हैं। परफेक्ट टाइम क्या है? उठने के बाद कब नाश्ता कर लेना चाहिए? तो जनरली जितना पॉसिबल है, अगर हम अपने खाने के टाइमिंग को और खाने की मात्रा को कंसिस्टेंट रखेंगे, उतना ही हमारे शुगर के लेवल में भी कंसिस्टेंसी रहेगी। जल्दी खाएं या देर में? खाने के टाइम को सुबह वाला जो ब्रेकफास्ट है करीब करीब 8 से 9 बजे के बीच में वो हो तक जाए। कर लेना चाहिए। अच्छा, और शाम का जो भोजन है, हाँ जी। डिनर जो है, हाँ जी। वो डिनर कितने बजे परफेक्ट है? आप तो जैन हाँ। समाज से आते हैं, वैसे भी जो है आपके तो यहाँ जल्दी होता है, तो उसकी धारणा हाँ क्या जी। है? शुगर का पेशेंट जल्दी भोजन करे, भोजन करते ही सोना चाहिए, किस तरह का जो उसका डिनर दिनचर्या? का आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। हमें कोशिश करके डिनर के टाइम को वेट टाइम से लगभग 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। जी, जी। तो जो हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स में भी लिखा हुआ है कि सूर्यास्त से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। जी, जी। तो अगर एक डायबिटिक मरीज अपना शाम का रात का खाना 7 साढ़े 7 तक खा लेता है तो उसे काफी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। एक टर्म हमने सुना है आजकल, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी, जी। तो अगर हम सिंपली अपना रात का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं और अगले दिन हम अपना नाश्ता लगभग 8-9 बजे करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें लगभग 16 घंटे की फास्टिंग जी, मिल जाती है। जी, जी। तो 16 घंटे की फास्टिंग करने से काफ़ी मेटाबॉलिक बीमारियों में फ़ायदा होता है। डॉक्टर रुजुल, एक सवाल इन दिनों ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और हिंदू धर्म में ये मान्यता है, मैं तो सब धर्मों का बराबर आदर करता हूँ, मेरी तो थ्योरी दूसरी है, लेकिन व्रत करते हैं। शुगर के पेशेंट के लिए व्रत कितना नुकसानदेह है, कितना फायदेमंद है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि समझ लें कि सेहत के लिए व्रत जो है शुगर के मरीजों के लिए कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदेह है? व्रत अगर किसी को अपने धार्मिक उसमें करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उनको जो अपने दवाइयों के लेने का सिस्टम है वो अपने डॉक्टर से समझना पड़ेगा, क्योंकि व्रत के दिनों में जो डायबिटीज़ की नियमित तौर पे दवाई ले रही हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। फास्टिंग, जो पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल काफ़ी ब्रिटल है, जिनमें काफ़ी जल्दी शुगर बढ़ता है, काफ़ी बारी लो हो जाता है, तो उनको जनरली फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो पेशेंट स्टेबल ग्लाइसेमिक कंट्रोल में है और वो एक अंडर मेडिकल सुपरविजन अगर करना चाहती हैं तो फास्ट कर सकती हैं, बट उनको थोड़ा सा अपने मेडिकल सुपरविजन में रहना चाहिए, तरीके में सावधानी बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत। डॉक्टर रुजुल जैन, समापन की ओर बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, लेकिन लोगों की जिज्ञासाएं बहुत रहती है। गेहूं की रोटी खा रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के अनाज मिला करके आजकल नया आटा चल रहा है कि ये आटा खाइए आप, चने की रोटी खाइए, मक्के की खाइए, बाजरा मिला लीजिए, ज्वार मिला लीजिए, अलग अलग तरह की। तो सही डाइट के लिए गेहूं की जो चपाती है वो शुगर के मरीजों को अवॉइड करनी चाहिए, खा लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? परफेक्ट डाइट क्या है? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। तो बेस्ट जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रहता है, क्योंकि गेहूं में भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट शुगर ही है। जी, जी। तो अगर डायबिटिक पेशेंट प्योर गेहूं की रोटी ना खा के उसमें किसी 3:1 या 4:1 की रेशो में जो भी उन्हें दूसरी चीज़ें पसंद है, जैसे आपने बताया चना है, जौ है, कई लोग बाजरा है, रागी लियाते हैं, आजकल मिलेट बेस्ड चल रहा है, हाँ जी, हाँ रागी। जी। तो जितना हम गेहूं का डायरेक्ट अमाउंट कम करेंगे उतना शुगर कंट्रोल में डायबिटिक मरीजों को फ़ायदा ज़रूर मिलता है, क्योंकि जो गेहूं की शुगर बढ़ाने की स्पाइक है वो ब्लंट हो जाएगी अगर हम उसको मिक्स करा के खाएंगे तो। डॉक्टर रुजुल, तो फिर आप ये मान लेंगे कि जब से गेहूं आया है, पुराने ज़माने में सुनते हैं हम 5-7 दशक पहले तक मोटा अनाज मिलेट्स वगैरह जो यही चलता था, इनकी चपाती चलती थी, तब शुगर नहीं था, महिलाएं चक्की चलाती थी, तो जो दिनचर्या बदली तो उसका असर रहा। तो कहीं ना कहीं गेहूं ने भी शुगर बढ़ाया है, मरीज बढ़ाए हैं शुगर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि
जो पुराने टाइम में जैसे आपने कहा मोटा अनाज कहते थे, जी तो उसको डेफिनेटली लेने से हर मेटाबॉलिक बीमारी में फायदा जरूर मिलता है। जी तो वो एक फैक्टर है जो वाइट राइस, डायरेक्ट व्हीट का जो कंजम्पशन थोड़ा इंक्रीज हुआ है, उससे इन बीमारियों के होने का चांस भी बढ़ जाता है। और चावल के बारे में, आलू के बारे में, जिन खाने के बारे में आपको लगता है कि मरीजों को सावधान करने की जरूरत है, वो एक बार कृपया और बता दीजिए। तो बेसिकली एक डायबिटिक मरीजों को जैसे रिफाइंड शुगर, जिनमें चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो भी मैदे से बनी चीज़ें हैं वो कम लेनी चाहिए। शुगर वाली जो ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, वो कम लेनी चाहिए। चावल वो ले सकते हैं, चावल एक्सचेंज कर सकते हैं रोटी से, बट जनरली चावल का कंजम्पशन कम रखें। आलू की सब्जी कम यूज़ करें, और बाकी जो 4-5 फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। चावल और आलू जो आप बता रहे हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा सीमित मात्रा में हाँ लीजिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अपने मन से, अपनी इच्छा शक्ति से उसको जीत सकते हैं। हम डायबिटीज़ होने पे घबराएं नहीं, थोड़ा सा बस हमें अपने जीवन शैली में बदलाव, थोड़ा सा सेल्फ रिस्ट्रेंट, कंट्रोल लाना पड़ेगा, जिससे डायबिटीज़ आसानी से जीती जा सकती है। डॉक्टर जैन, आप जो दूध जो रात को सोते समय पीते हैं, आमतौर पर हमारे यहाँ तो सभी पीते हैं लगभग जो, उसको लेकर के शुगर के पेशेंट को क्या करना चाहिए? जो दूध देखिए डायबिटिक के मरीज आराम से ले सकते हैं, बस उन्हें उसमें से फैट या जो मलाई की मात्रा है जो कम लेनी है, जिसको हम कहते हैं कम वसा वाला दूध या टोन्ड मिल्क, तो दूध ले सकते हैं। सोते टाइम दूध का ग्लास लेने में कोई नुकसान नहीं है, जिससे रात भर एक एनर्जी सोर्स बॉडी में रहेगा। और दूध की जो बनी चीज़ें हैं, पनीर, दही, लस्सी, छाछ, उनका वो रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आखिरी सवाल, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि माँ को डायबिटीज़ है, बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ का प्रभाव बच्चे में आता है? पिताजी के बारे में आपने बताया वंशानुगत होती है, लेकिन माँ डायबिटिक है तो बेटा या बेटी जो जन्म लेने वाला है उस पर क्या असर पड़ता है? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ का अगर हम परसेंटेज में देखें, तो अगर एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो अगली जनरेशन में 30 से 40% डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। और अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो वो खतरा बढ़ के 60 से 70% तक बढ़ जाता है। तो अगर माँ को डायबिटीज़ है तो अगली जनरेशन में डायबिटीज़ होने का खतरा लगभग 30 से 40% रहता है। जी जी दोस्तों, आपने डॉक्टर रुजुल जैन को सुना। डॉक्टर रुजुल जैन ने लगभग शुगर से संबंधित सारी बातें बताई हैं। इन्होंने जो उपयोगी जानकारी दी है उनका फ़ायदा तभी है जब हम उनका पालना करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब जाकर के फ़ायदा है। क्योंकि शुगर सीधा सीधा इन्होंने बताया कि आपकी दिनचर्या से जुड़ा है, आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, और ये बीमारी तब तक है जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो बीमारी के कदम जो है अपने आप दूर होते चले जाएंगे। आपने समय दिया डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।